गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पर एक चैप्टर है हमारा मानव जनन, चैप्टर 2। इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वो आता है यहाँ पर टेस्टिस के बारे में, यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में। तो उसका नर जनन तंत्र में जो मुख्य हमारा जनन अंग होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस या वृषण। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो वृषण होती हैं वो वन पेयर वृषण जो है मतलब जो है पाए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिफोर 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 1 महीने पहले ये जो हमारी टेस्टिस होती हैं वो टेस्टिस एब्डोमेन से निकलकर एक स्क्रोटम पाउच होते हैं, उस स्क्रोटम पाउच में यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। और बाहर मतलब जो है ना बॉडी के लटकी रहती हैं। ये बाहर क्यों आती है? क्योंकि बाहर जो टेस्टिस है हमारी, इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के निर्माण के लिए टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तभी शुक्राणु का निर्माण होगा, यानी कि स्पर्म तभी बनेंगे। ठीक है। तो इसलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी टेस्टिस जो होती हैं वो हमारी बॉडी के बाहर आ जाती हैं और टेम्परेचर मेंटेन करती हैं बॉडी की टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने एक टेस्टिस का जो सेक्शन कटिंग किया है, तो यहाँ पर ये डायग्राम हम देखेंगे। इस डायग्राम में क्या है, ये एक टेस्टिस मैंने बनाई है यहाँ पर। ठीक है। एक टेस्टिस बनाई है, टेस्टिस का सेक्शन कटिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम पाउच है जो स्क्रोटम पाउच में रहती हैं। ठीक है। टेस्टिस के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है। और ईच टेस्टिस, यानी कि प्रत्येक टेस्टिस में देखेंगे तो करीब करीब 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको नाम देते हैं हम यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं? नियर अबाउट 250। ठीक है। हर टेस्टिस, एक टेस्टिस में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसमें प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में करीब करीब 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या इनको हम बोलते हैं यहाँ पर शुक्रजनक नलिका। यही वो मतलब ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं होती हैं जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाए हैं, इनमें शुक्राणु का निर्माण होगा और शुक्राणु का निर्माण जब हो जाएगा तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल से ये शुक्राणु निकल के आएंगे और कहां पर आएंगे? ये इस रीड टेस्टिस में। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो रीड टेस्टिस में, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीड टेस्टिस में खुलती है। रीड टेस्टिस जो है वो फिर जाकर ये वास इन्फ्रेंशिया होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है, इस वास इन्फ्रेंशिया में खुलती है। और ये वास इन्फ्रेंशिया जो है वो एक चौड़े एक नलिका होती है चौड़ी, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस में यहाँ पर आकर ये स्टोर हो जाते हैं स्पर्म। ठीक है। एपिडिडाइमिस में यहाँ पर स्पर्म जो है स्टोर रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एपिडिडाइमिस में कैल्शियम आयन होते हैं जो स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है। जब स्पर्म को यहां से निकलना होता है, रिलीज होना होता है, तो ये कैल्शियम आयन उसको मोटिलिटी प्रदान करते हैं। और ये जो स्पर्म है, इस एक बहुत लंबी नलिका होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस से स्पर्म होते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ पर जो हमारी एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, ये 1 पेयर ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है। इस सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और ये वास डिफरेंसिंग डक्ट दोनों मिलकर जो है ना एक डक्ट बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं हम यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट। ये यहाँ पर हम इसको लेबल कर देंगे, इसको कहेंगे हम यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है। ये इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है, ये सेमिनल वेसाइकल जो इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है, जो सेमिनल वेसाइकल होती है उसकी डक्ट और ये वास डिफरेंस मिलकर बनाती हैं। सेमिनल वेसाइकल जो होता है एक कंटेंट बनाता है, एक सिक्रीशन बनाता है। सेमिनल वेसाइकल जो जिसमें मतलब म्यूकस होता है, यानी कि जो सीमन का पार्ट बनाता है, ये सीमन जो होता है। ठीक है। तो ये जो एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है और फ्रक्टोज भी देता है। ठीक है। फ्रक्टोज भी इसमें होता है सीमन में। फ्रक्टोज क्या काम करता है? जो स्पर्म्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें भी एक सिक्रेशन बनता है जो कि मिल्की नेचर प्रोवाइड कराता है सीमन को। सीमन का जो मिल्की नेचर होता है वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड की ही वजह से होता है। और इसमें एक एसिड भी होता है जिसको कहते हैं सिट्रिक एसिड, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं इसमें। इसके बाद नीचे आप देखेंगे 2 ग्लैंड्स और मिलती है हमें यहाँ पर, 2 ग्लैंड जिसका नाम है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इनका दूसरा नाम भी है, उनको कहते हैं यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस सिक्रीट करना यानी म्यूकस कब काम आता है? ये पेनिस के लुब्रिकेशन में काम आता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लांस पेनिस है, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर पूरा ये नर जनन तंत्र मैंने बनाया है, तो ये आपको 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है।
इसके बाद क्या है यहाँ पर एक यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बनाया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक अलग से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 5 नंबर में आता है। आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा समझना है इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिका को। डायग्राम जो बनाना है सिंपल से डायग्राम बनाना है, कोई ज्यादा इसमें जो है ना कलाकारी नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में तो ये इस तरीके से जो सेल्स होती हैं इसमें कुछ जर्मिनल सेल्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि जनन कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर कुछ, जैसे सबसे पहले यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम होती है। स्पर्मेटोगोनियम जो है इसमें डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, और स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और स्पर्मेटिड्स बदल जाते हैं हमारे स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ को हम बोलते हैं यहाँ पर स्पर्म्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्रकार की यहाँ पर कोशिकाएं भी मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेल्स में है, और इन सेल्स को बोलते हैं यहाँ पर सर्टोली सेल। और इन सर्टोली सेल पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर किसके होते हैं यहाँ पर, ये एफएसएच एक हमारा हार्मोन होता है, उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब एफएसएच हार्मोन के रिसेप्टर इस पर प्रेजेंट होंगे सर्टोली सेल पर, ऐसे ही यहाँ पर जो लीडिक सेल है, लीडिक सेल पर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे एलएच हार्मोन के, ठीक है। तो यहाँ पर एलएच और एफएसएच क्या है, ये हार्मोन होते हैं, ठीक है। जो जैसे जब बच्चा बर्थ करता है, जन्म लेता है, तब ये इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लॉक रहता है, यानी कि जन्म के बाद में एफएसएच और एलएच बिल्कुल नहीं निकलते हैं, ठीक है। इनका जो है बिल्कुल भी सिक्रेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो 12 साल की उम्र में पहुंचता है बच्चा, यानी कि प्यूबर्टी पीरियड में पहुंचता है, तो प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है, एफएसएच और एलएच का एकदम राइज करता है, एलएच और एफएसएच उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एफएसएच कहां पर बाइंड करता है, यहाँ पर इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जहां पर सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल पर रिसेप्टर है। और जैसे यहाँ पर ये बाइंड करता है एफएसएच, यहाँ से कुछ मतलब पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि एक होता है, हम बोलते हैं यहाँ पर इनिबिन, एक होता है यहाँ पर एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एक होता है एमआईएस, यानी कि मुलेरिन इनिबिटरी सब्सटेंसेस। तो 3 यहाँ पर ये पदार्थ निकलते हैं, किससे, सर्टोली सेल से, जब एफएसएच उस पर बाइंड करता है। और सर्टोली सेल क्या काम करती है, सर्टोली सेल जो होती है वो जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, उनको पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो सर्टोली सेल्स हैं ये शुक्राणु जनन में बहुत भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद में लीडिक सेल्स होती है। यहाँ पर लीडिक सेल पर जो रिसेप्टर होता है वो एलएच का होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, तुरंत यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो मेल हार्मोन है। और ये जो हमारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ कर निकलना, मसल्स का टाइट होना, आवाज का भारी होना, ये सब इसी की वजह से होता है। और तो ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन में भी हेल्प करता है, और हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर एलएच और एफएसएच जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शुक्राणु जनन में, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये हमारा शुक्राणु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका का डायग्राम, और इसके बारे में हमें लिखना था ये, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, जहाँ पर शुक्राणु जनन प्रक्रिया हो रही थी, शुक्राणु बन रहे थे। अब यहाँ पर शुक्राणु बनने में कुछ हार्मोन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो हार्मोन्स पूरी प्रोसेस को, इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हाइपोथैलेमस होता है, हमारा ब्रेन का पार्ट है हमारे हाइपोथैलेमस, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो है ना, ये बाइंड करता है, उसको स्टिमुलेट करता है 2 हार्मोन निकालने के लिए, एलएच और एफएसएच। एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो निकलता है, और इसके रिसेप्टर एलएच के लीडिंग सेल पर होते हैं, लीडिंग सेल पर ये बाइंड करता है, और जब बाइंड करता है तो यहाँ पर हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही दूसरा हार्मोन निकलता है एफएसएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन सर्टोली सेल पर बाइंड करता है। जैसे सर्टोली सेल पर बाइंड करता है ये, तो 3 पदार्थ यहाँ पे निकलते हैं, इनिबिन, एबीपी और एमआईएस। तो ये जो इनिबिन होता है, ये इनिबिन स्पर्मेटोजेनेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दोनों हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन और ये इनिबिन जो है यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, ये किसको, हाइपोथैलेमस को। जैसे टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराएगा, और जो इनिबिन है ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो
हाइपोथैलेमस को प्रोवाइड कराएगा। यानी नेगेटिव फीडबैक क्या है कि यानी कि जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा इनका टेस्टोस्टेरोन का और इनिबिन का, तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि भाई अब आप जो है ना रुक जाइए, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, उसको कम कीजिए। ठीक है, तो फिर उसका जो है ना कंसंट्रेशन फिर इनिबिन का धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, यानी कि एफएसएफ कम होगा तो इनिबिन का भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन। ओके।